अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू पीटीवी स्पोर्ट्स। आप देख रहे हैं गेम ऑन है, मुझे कहते हैं शहजाद हसन खान, एंड विद द पोस्ट मैच एनालिसिस आई एम रियली लकी दैट आई हैव बीन जॉइंड बाय ओवर हियर इन द पीटीवी स्पोर्ट्स स्टूडियोज इन इस्लामाबाद, ऑल द वे फ्रॉम एबटाबाद, ladies and gentlemen, the only female cricketer for Pakistan who's actually been inducted in the ICC Hall of Fame, won 2 gold medals for Pakistan. Not just that, the women's skipper, ladies and gentlemen, for women one-day internationals and T20s. She is Miss Madam Sana. Hello, Madam Sana. Assalamu alaikum. How are you? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। मरी में मौसम कैसा था? अच्छा था। Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. But ladies and gentlemen, let's take a good look at the match summary first up, and a quick revision for everybody who's just out there, or probably who just woke up, to see what actually happened. So Pakistan obviously was batting first, and unfortunately for the top order, Pakistan couldn't do well. It was Hassan Nawaz and Salman Ali Agha with some crucial runs. On the other hand was Jason Holder's day-to-day 4 of 19 coming down. It was Moti, Hope, Holder and Chase all contributing to the cause. And it's Mohammad Nawaz with 3 of 14, some good figures. उसके बाद साइम अयूब 2 विकेट्स लेने में कामयाब हुए। ऐसा लगा कि आज स्पिनर्स को जो है वो काफ़ी सक्सेस मिली और मिलती भी, अगर शायद सलमान अली आगा भी गेंद फेंकने आ जाते। वेस्ट इंडीज विनिंग बाय 2 विकेट्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा ख्याल है बात का आगाज करता हूँ सबसे पहले। सना, हाउ डू यू सी ओवरऑल, क्योंकि मैच तो बहुत ही क्लोज था। बिल्कुल क्लोज ज़रूर था मैच, और लास्ट मैच भी क्लोज हो सकता था, हम बात कर रहे थे, लेकिन जो चीज़ें वेस्ट इंडीज़ को इम्प्रूव करनी थी उन्होंने की। हम बात कर लेते हैं, जॉनसन चार्ल्स का लो स्ट्राइक रेट था, उनको उन्होंने ड्रॉप किया, उनकी जगह दूसरे प्लेयर को लेके आए। गुतकेश मोती से बॉलिंग नहीं कराई थी पिछले मैच में, इस मैच में वो भी करा के उन्होंने 2 क्रूशल विकेट्स ले ली। और पाकिस्तान के एंड ओवर्स में तकरीबन 5 ओवर में 60 से ऊपर रन्स बने थे, और आज भी अगर आप देखें तो 3 ओवर्स में 30 रन पे 1 विकेट लिए हमने 16 के 19 ओवर्स के बीच में। तो अगर देखा जाए तो इम्प्रूवमेंट वाइज ऑब्वियसली वेस्ट इंडीज़ ने अपनी पिछली परफॉर्मेंस से बहुत बेहतर इम्प्रूव किया, पाकिस्तान ने उतना इम्प्रूव नहीं किया, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ को इक्वल करने में कामयाब हो जाता है। और ऑब्वियसली स्पेशली ऑल क्रेडिट टू जेसन होल्डर, द वे ही बोल्ड, द वे ही बैटेड, द वे ही फील्डेड, जो कैचेस उन्होंने पकड़े, तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच फॉर दिस ओवरव्यू। मैं इसी मौके पे जो है अपने एक और मौजूद मेहमान का तारुफ भी कराना चाहता हूँ। इज जॉइनिंग अस ऑल द वे फ्रॉम कराची, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हिमसेल्फ, इज मिस्टर तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। आप सुनाएं, आप परेशान तो नहीं है? नहीं, हम बिल्कुल परेशान नहीं है। तनवीर भाई, सबसे पहले जरा एक आपसे मैं जायजा लेना चाहता हूँ, क्योंकि वैसे तो T20 ऑब्वियसली हमारा आज का गेम थोड़ा कंपेटिटिव जरूर था, हाई स्कोरिंग गेम्स होते हैं, आज थोड़ा लो स्कोर था, पाकिस्तान बहुत अच्छा टोटल नहीं पोस्ट कर पाया। बट हाउ डू यू सी द कंपेटिटिवनेस ऑफ बोथ द टीम्स कमिंग टुगेदर टुडे? देखिए, वैसे मुकाबला दोनों टीम का बहुत जबरदस्त था, लेकिन आपको पता है ना कि मैंने क्यों बोला था कि वेस्ट इंडीज की टीम के अगेंस्ट अगर आप 130-40 करेंगे तो शायद ये टीम कुछ ना कुछ करके रन्स चेज कर जाएगी। क्योंकि मुझे टीम का भी पता है ना। हाँ, ये जरूर मैंने बोला था कि 3-0 से जीतना चाहिए, और अभी भी कह रहा हूँ जीतना चाहिए था। ये वो टीम नहीं है, ये टीम मेरे ख्याल है यूएई से भी बुरी टीम है। इनकी जो बैटिंग लाइनअप है इतनी स्ट्रांग नहीं है। हमें ये मैच भी आज का जीतना चाहिए था, और बैटिंग में ये बुरी परफॉर्मेंस हमें नहीं देनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो बात सीधी सी ये है कि भाई हम कब तक ये करते रहेंगे? एक मैच बहुत अच्छा खेलेंगे, एक मैच बिल्कुल नीचे चले जाएंगे, ये कब तक होता रहेगा? उसकी रीजन ये है, उसकी सिर्फ रीजन ये है कि हम शॉट सिलेक्शन हमारे पास नहीं है। हम वही 160-170 के स्ट्राइक रेट से खेलने की कोशिश करते हैं। हर मैच में हम यही कुछ कर रहे हैं, ठीक है, कि हर मैच में ये इस तरह खेलो। तो आप कप्तान की परफॉर्मेंस भी आज देख लें, 116-17 के स्ट्राइक रेट से वो खेला, 133 में से 40 रन जो है नवाज के हैं। उसके अलावा आप देख लें, मेरा सिर्फ कहने का मकसद क्या, यही प्रैक्टिस हो रही थी लाहौर के अंदर, स्किल्स डेवलपमेंट कैंप के अंदर जो प्रैक्टिस हो रही थी, या पावर हिटिंग की जो प्रैक्टिसें अब्दुल रजाक के साथ मिलकर करवाई जा रही थी, ये प्रैक्टिस हो रही थी। भाई वो जो फैक्ट्री वाले ना, वो बल्ले को सीधा बनाते हैं, ठीक है, उन्होंने सीधा इस वजह से बनाया है कि भाई सीधा खेलना भी सीखो, कवर्स पे खेलना भी सीखो। उन्होंने ये बैट नहीं बनाया कि सिर्फ ऑन साइड पे। जी तनवीर भाई, इस पे तफसील से बात होगी, और आप बेसिकली जो कहना चाह रहे हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि हम कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट हैं। तो कब हुए बिल्कुल हम किसी मैच में 170-80 रन करते हैं, किसी मैच में 200 करते हैं, अगले मैच में हम 130 पे आउट हो जाते हैं, कभी 110 पे आउट हो जाते हैं।
तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि इन प्लेयरों ने भी ना हम सबको डॉज पे रखा हुआ है। एक मैच में करते हैं, बोलते हैं ओ हो जी रिप्लेसमेंट मिल गया जी, रिजवान का रिप्लेसमेंट मिल गया, बाबर का रिप्लेसमेंट मिल गया, ठीक है। उसके अगले अगले मैच में क्या होगा? ठीक है, ठीक हो गया तनवीर भाई, इस पे मजीद डाइसेक्ट करें क्योंकि अभी तो आगाज है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं जरा ऑब्वियसली क्योंकि सना ने भी जो है वो बहुत ही बैक किया जेसन होल्डर के हवाले से, इन्होंने गुफ्तगू भी की, पिछले मैच में भी हमने इस हवाले से जरूर बात की थी। तो सबसे पहले तो जरा जेसन होल्डर की ऑलराउंड परफॉर्मेंस एंड एबिलिटी के ऊपर बात करना चाहते हैं। बिल्कुल, सीरीज शुरू होने से पहले भी ये एक प्लेयर थे जिनको आइडेंटिफाई मैंने किया था, क्योंकि अगर आप इनकी रीसेंट फॉर्म देखें, पीएसएल में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इनकी नजर है, और जिस तरह की पिचेस हैं, इनकी हाइट का एडवांटेज इतना ज़्यादा है कि जिस वक्त बॉल रिलीज होता है उसके बाद इनके बैटर के पास उस तरह से इतना इसको बहुत अच्छा बैटर होगा जो चेक करेगा यॉर्कर और बाकी इनकी स्लोअर डिलीवरीज को। तो ओवरऑल अगर इनकी बॉलिंग देखें तो बिल्कुल सेटअप किया इधर साइम अयूब को भी वे उनसे बॉल लेके जाते रहे और बड़ी अच्छी लेंथ को हिट करते रहे, वेरिएशन इनकी बहुत अच्छी थी। साथ आज फील्डिंग वेस्ट इंडीज़ की ओवरऑल अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया के मैचेस के बरक्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हसन नवाज का आउट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट विकेट जेसन होल्डर की, और आज ओवरऑल कैचिंग बहुत बेहतर नजर आई वेस्ट इंडीज़ की। बैटिंग में मैं अभी भी समझती हूँ जेसन होल्डर 1-2 नंबर ऊपर आ सकते हैं, 2 के फिनिशर हैं, पर बहुत ही क्लोज आज भी मैच चला गया था। एक विकेट भी यहाँ पर निकल जाती या वो जो आखिरी बॉल था वो भी इनको प्रॉब्लम दे सकता था, पर जब भी आते हैं ऐसा लगता है ही मीन्स बिजनेस, ही हैज़ अ पॉइंट टू प्रूव। इस टीम को लीड भी कर चुके हैं इससे पहले, और ये वो वाले लीडर हैं जिनको कप्तानी का नाम साथ चाहिए नहीं। ही वांट्स टू लीड, ही वांट्स टू डू वेल फॉर वेस्ट इंडीज क्रिकेट, और इट शोज, द सेलिब्रेशन शोज व्हाट इट मीन्स टू हिम, क्योंकि बड़ा मुश्किल पिछला अरसा गुजरा है, बहुत ज़्यादा मैचेस हारते हुए आए ऑस्ट्रेलिया से और बड़े क्लोज भी जाके हारते हुए आए। तो जिस तरह की सेलिब्रेशन की उससे पता चलता है कि व्हाट इट मेंट टू हिम एंड द टीम। सो उस तरह से अच्छा लगा कि क्रिकेट के लिए अच्छी चीज़ें, सीरीज लेवल हो गई है तो तीसरे मैच का मज़ा बहुत आएगा, बट एज अ पाकिस्तानी ऑब्वियसली आप चाहते कि आज ही सीरीज खत्म जीत जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और तनवीर भाई ने भी यही तज़किरा किया था। तो तनवीर भाई यू नो जहाँ जेसन होल्डर की अभी सना ने बॉलिंग के हवाले से बात की, बैटिंग के हवाले से फिनिश भी करते हैं, ऑलराउंड भी 1-2 नंबर ऊपर भी आ सकते हैं। जो एक चीज बहुत ही वाज़ेह रही आज उनकी बॉलिंग में वो ये रही कि उन्होंने जिस तरह से पिच कंडीशंस को रीड किया और लेंथ को हिट किया, आई थिंक इट वाज इंस्ट्रूमेंटल फॉर द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दैट ही हैज पुट अप टुडे फॉर वेस्ट इंडीज। देखिए, जो सना ने बात की है ना जेसन होल्डर के बारे में बॉलिंग में, उसी चीज को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू लेके इस वजह से चलना चाह रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले आप देखें कि शेफर्ड ने जो बॉलिंग की हसन नवाज को, ठीक है, उसने दोनों जो छक्के खाए उसने मुंह पे की उसने बॉलें, और हसन नवाज सीधा बहुत अच्छा खेलते हैं। अच्छा, उसके अगले ओवर में आप देखें जब जेसन होल्डर बॉलिंग करने आए वो ओवर द विकेट नहीं आए, वो सीधा सीधा राउंड द विकेट आए। इससे पता चलता है कि उसको T20 क्रिकेट का कितना आइडिया है, वो कितना क्लेवर है। ठीक है, हाइट का एडवांटेज नो डाउट उसके पास है, आपको नहीं आइडिया होता कि यॉर्कर करेगा, पीछे करेगा, क्या करेगा, लेकिन आप ये देखो कि उसने शॉट ब्लॉक कर दिया हसन नवाज का राउंड द विकेट आके, वो बिल्कुल टांगों के बीच में उसने बॉल किया, जो कि उसका वहां उसके पास वो शॉट ही नहीं है जो मैं बार बार बोलता हूं हसन नवाज के बारे में कि वो स्पिनर पे सीधा खेलता है, फास्ट बॉलर पे भी सीधा खेलता है, जो उसके मुंह पे बॉल मिलता है उसको बहुत अच्छा खेलता है। उसको अपनी बैटिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी, कवर्स की भी और पीछे के बॉल की भी। तो उसने इतना अच्छा जज किया, उसको पकड़ा कि नहीं, इसको ओवर द विकेट मत आओ, विकेट बहुत सीधा है, स्पेशली फास्ट बॉलर्स पे हिटें बहुत अच्छी लग रही है, तो वो उसका मैं बैट उसको नहीं खोलने दूंगा, ठीक है ना। तो वो राउंड द विकेट आया। तो ये होता है एक क्लेवर जो है वो बॉलर की निशानी। और उसके बाद जेसन होल्डर के बारे में वैसे भी हमने बहुत सुना है, उनके प्लेयर्स ने काफी कुछ उनके बारे में बताते भी हैं कि ये इसका ब्रेन बहुत अच्छा है, ये बहुत क्लेवर है, इसीलिए कहते थे कि इसको कप्तान जब बनाया था तो इसके बारे में यही बोलते थे कि इसको कप्तान इस वजह से बनाया है कि ये लीड बड़ा अच्छा करता है, ये क्रिकेट को बड़ा समझता है, ठीक है। वीकनेसेस वगैरह हो गई, बॉलर्स की वीकनेसेस हो गई, बैट्समैन की हो गई, तो ये बड़ा जबरदस्त उस चीज को लेके। और तनवीर भाई, जहां आपने अभी जेसन होल्डर के हवाले से क्लेवर की बात की, मैं वहां थोड़ा सा ना अपने खिलाड़ियों को भी लेके आना चाहता हूं पर्सपेक्टिव में, स्पेसिफिकली बॉलिंग की बात करें तो देखें, जब भी अभी हम बांग्लादेश टूर पे गए वहां पे भी हमारे स्पिनर्स ने तो फिर भी अडॉप्ट कर लिए कंडीशंस के मुताबिक, अच्छी लेंथ हिट कर रहे हैं और डिफिकल्टी क्रिएट कर रहे हैं बैटर्स के लिए। व्हाट इज रॉन्ग विद आवर पेसर्स? पिछले मैच में हमने हारिस रऊफ को देखा, आज हमने हसन अली को देखा, इट लुक्स लाइक एज इफ दे आर नॉट अडॉप्टिंग टू द कंडीशंस जो उनसे डिमांड करती है, जैसे जेसन होल्डर ने किया। देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं,
हारिस रऊफ ने लास्ट मैच में भी बहुत बुरी बॉलिंग की। देखिए ये जो पिच है ना, ये इस पे अगर फास्ट बॉलर्स के पास वेरिएशन नहीं है तो वो बहुत मार खाएगा। और अगर आप सिर्फ तेज बॉल करने की कोशिश करेंगे और मुंह पे गिर के अगर यॉर्कर डायरेक्ट नहीं लगा जो हारिस रऊफ कोशिश कर रहे थे, तो आपको सीधे छक्के लगेंगे। अच्छा, हसन अली ने क्या गलती की? हसन अली क्या कर रहे थे? उसने मुतई से 2 छक्के खाए। आप ये देखो, वो सिर्फ बल्ला घुमा रहा था और उसकी जो बैट स्विंग है, जब वो हसन अली तेज बॉल कर रहा था तो उसकी बैट स्विंग इतनी तेज नहीं है। वो फास्ट बॉल पे वो लेट आ रहा था। हसन अली ने 2 छक्के खाए स्लो वन बॉल पे। जब बैट स्विंग तेज नहीं होता और उसको अगर आप स्लो वन करोगे तो वो कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका बैट और पेस, बॉलिंग की जो पेस है वो एकदम एक जैसी हो जाएगी, तो वो कनेक्ट कर जाएगा। तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक की, उसको यॉर्कर्स पे रखता, ऑफ स्टंप पे बार तेज बॉल करता। मैं कभी कभार ना बड़ा हैरान होता हूँ। बिल्कुल तनवीर भाई माजरत, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब जाना चाहता हूँ, वापस आके फिर इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। फॉर पीपल, प्लीज मेक श्योर दैट यू स्टे विद अस, इफ यू आर वाचिंग अस ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स, स्टे विद अस, इफ यू आर स्ट्रीमिंग अस ऑन टैप मैट, गेम ऑन है। खवातीन और वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले तनवीर भाई जो है वो हसन अली के हवाले से तस्करा कर रहे थे, जिसमें मैंने पूछा कि हमारे पेसर्स क्यों नहीं अडॉप्ट कर पा रहे। और अगर मैं मैच चेंजिंग मोमेंट की या टर्निंग मोमेंट की बात करूं फॉर पाकिस्तान, यू नो वे वी वेंट रॉन्ग, आई थिंक इट वाज द सेकंड लास्ट ओवर ऑफ आवर इनिंग्स एज वेल, जिसमें हसन अली आते हैं, जलवा अफरोज होते हैं। सना, हसन अली के साथ आपको क्या लगता है कि क्या इशू? क्रिकेट तो वो नॉन स्टॉप ही खेलते आ रहे हैं। देखिए, ऑब्वियसली आप कम बैक कर रहे हैं, यू आर फिलिंग इन प्लेसेस, लेंथ उनसे वो हिट नहीं हुई आज जो होनी चाहिए थी। जो हमने नए बॉल से उनको देखा था जब वो बांग्लादेश के अगेंस्ट बॉलिंग कर रहे थे, वो आज सही लेंथ, या तो बहुत ओवर पिच बॉल कर रहे थे या गुड लेंथ पे पीछे खिंची हुई बॉल ऐसी कर रहे थे कि वो स्क्वायर ऑफ द विकेट खेल सके। ये देखें, बिल्कुल ही आंख में उन्होंने बॉलिंग करा दी। दोनों जो छक्के हैं गुरदकेश मोती के, ही वाज लुकिंग फॉर दैट रूम जो उनको बाजू खोलने के लिए चाहिए था, और दोनों चीज़ें। और उसके साथ फिर नो बॉल जब आप करा देते हैं तो ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ा ओवर यहाँ पर हुआ, जिसकी वजह से बहुत सा मोमेंटम शिफ्ट हो गया आपका वेस्ट इंडीज़ की तरफ। तो अनफॉर्चुनेट ये था कि फास्ट बॉलर्स हमारे उस तरह की बॉलिंग कर नहीं सके। शाहीन को भी थोड़े ज़्यादा रन्स आ गए बाद में, शुरू में अच्छी बॉलिंग की, लेकिन अगर आप उनके जो प्रॉपर सीमर्स हैं उनको देखें, अगर आप होल्डर की बात करें या शमार जोसेफ की बात करें, तो 4.8 5.5 की इकोनॉमी से उन्होंने बॉलिंग की है इस पिच के ऊपर। शाहीन करते हैं 7.8 और हसन अली तो करते हैं 12 की इकोनॉमी से बॉलिंग। सो इस तरह की पिच पे जो लो स्कोरिंग मैच है, रन बॉल से थोड़ा सा ऊपर रन चाहिए। 12 रन, इवन 8 रन के करीब बहुत ज़्यादा रन होते हैं। आप एक जो जेन्युइन बॉलर होता है जिसका काम ही सिर्फ बॉलिंग करना है, उसका ऐसी पिच पे काम यही होता है कि वो 5 साढ़े 5 से ज़्यादा का ओवर ना, मतलब जनरल एवरेज उनकी ना हो। तो लेंथ हम वो हिट नहीं कर सके। यॉर्कर अगर करने गए शाहीन तो वो हाफ वॉली हो गया, या हसन जो थे वो भी उस तरीके से डिलीवर नहीं कर सके। इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है। यही बात हमने पिछले मैच में भी की थी कि 2 हम मैच जीते हैं, बट जो 5 आखिर के ओवर थे उसमें 65 प्लस रन्स बने थे हमें तब भी। तो हम जो डेथ बॉलिंग है उसके अंदर वो चीज़ वापस ला नहीं पा रहे। हारिस रऊफ को माना जाता है कि जी वो सबसे बेहतरीन डेथ ओवर्स के बॉलर हैं, पर वो भी पिछले मैच में एक्सपेंसिव हुआ, आज उनकी जगह हसन को खिलाते हैं। इसीलिए यहाँ पे ना एक और डॉट कनेक्ट करना चाहता हूँ। और तनवीर भाई, जैसे अभी मैडम सना ने कहा कि यार डेथ बॉलिंग में हारिस तो चले फिर भी हम कह सकते हैं कि एक्सपर्ट है, बट हसन अली क्योंकि इन्होंने उनके कमबैक के हवाले से ही बात की, पाकिस्तान सुपर लीग में भी हमने उनको नए बॉल से ब्रेक थ्रू लेते हुए देखा। डेथ बॉलिंग में अनफॉर्चुनेटली उनका तब भी इकोनॉमी रेट हाई ही रहा और दी हायर एंड ही रहा, वहां पे कोई ब्रेक थ्रू वो हासिल नहीं कर सके। क्या पाकिस्तान टीम की दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में ये अप्रोच होना कि हम 19वां ओवर जो है वो हसन अली से कराते हैं, डेथ बॉलिंग कराते हैं, ये सही अप्रोच थी? देखिए, आप तो सेकंड लास्ट ओवर की तरफ जा रहे हैं ना। मैं तो कह रहा हूं मैच आपका वहीं मुक गया था जब मुतई ने इसको 2 छक्के मारे थे और सलमान आगा क्यों नहीं बॉल करने आए उनको। मेरा सवाल ये है, क्योंकि जब स्पिनर्स मुश्किल डाल रहे थे, सुफियान मुकीम इतनी मुश्किल की हुई थी, फिर उसके बाद साइम अयूब, नवाज, बॉल ब्रेक हो रहा है, लो रह रहा है, तो मुझे तो ये समझ आती है कि भाई मैंने जितनी क्रिकेट खेली है मुझे तो यही समझ आती है कि जब बॉल ब्रेक हो रहा हो, मुश्किल हो रहा हो, उसने तो चांस लेना ही लेना था। तो सलमान आगा को ट्राई करनी चाहिए थी ना। जब वो कप्तान नहीं थे तो वो उनको कहीं ना कहीं बॉलिंग मिल जाती थी। अब जब वो कप्तान बने हैं और उनको ये समझ आनी चाहिए कि यार मैं भी आके ट्राई करूं, क्योंकि मैं ऑफ स्पिनर हूं, मैं इसको ऑफ स्टंप से बाहर निकालने की कोशिश करूंगा, ब्रेक करने की कोशिश करूंगा, उसने ऑन साइड पे खेलना है।
देखिए क्रिकेट में आप कहीं ना कहीं चांस लेते हैं, अगर आप डर के पीछे चले गए कि नहीं मैं आ जाऊंगा, मुझे 2 छक्के लग गए, तो सब बोलेंगे यार स्पिनर क्यों आया। नहीं, आपको वहां जाना चाहिए था क्योंकि स्पिनर्स की जो है वो विकेट थी। दूसरी चीज हसन अली की मैं आपको बात बताता हूँ, आप हमेशा एक चीज देखना, चाहे पीएसएल हो चाहे वो कंडीशंस हो जहां पे हमारे फास्ट बॉलर्स को नया बॉल स्विंग हो रहा हो या सीम हो रहा हो, वहां पे ये बहुत ज्यादा मुश्किल डालते हैं। अच्छा, उसके बाद जब लास्ट ओवर्स कर रहे हो, जिस तरह हम पीएसएल में भी देखते हैं, जब इनका बॉल रिवर्स हो रहा हो, ये बहुत मुश्किल डालते हैं। ये मैं बार बार एक चीज मैसेज देने की कोशिश करता हूं अपने फास्ट बॉलर्स को, जिनकी हाइट छोटी होती है, हसन अली की हाइट छोटी है जी, जिनकी हाइट छोटी होती है, अगर उनका एक्यूरेट यॉर्कर नहीं गया तो उनको बॉल ग्राउंड से बाहर जाएगा। ठीक है, उनको एक्यूरेट यॉर्कर करना है, उसके बाद उनको वेरिएशन बहुत ज्यादा रखनी है। आपने लेग कटर भी लेके आए, आप ऑफ स्पिन भी बीच में करें, स्लो वन बाउंसर्स भी करें। तनवीर भाई ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जो सवाल है वो ये कि क्या राइट चॉइस है डेथ ओवर्स में, अगर हमें कंटेन करना है उस वक्त हसन अली का होना या चॉइस होना, या हमारी स्ट्रेटजी या हमारी अप्रोच? नहीं तो फिर आप और किसको देते? आपने तो फहीम अशरफ से बॉलिंग ही नहीं करवाई, आपके पास 2 ही बॉलर बचते थे ना, या शाहीन बचता था या हसन अली बचता था। अच्छा, इनकी मैं बात करूं, अब मुझे अच्छा ये पैनिक कर जाते हैं शायद, भाई आपने 4 बॉलें ऑफ स्टंप से बाहर इतनी जबरदस्त की और आपने पॉइंट भी पीछे लिया हुआ है, कवर भी पीछे लिया हुआ है, मिड ऑफ भी पीछे लिया हुआ है, तो फिर आपने अगर 4 बॉलें इतनी जबरदस्त ऑफ स्टंप पे यॉर्कर की हैं, उससे कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप क्या खुद चाहते हैं कि हमें छक्का लगे? वो जो 18वां ओवर किया उसमें लास्ट बॉल पे उसने शाहीन ने छक्का खा लिया उससे होल्डर से, फिर उसके बाद लास्ट ओवर में भी इतना अच्छा ओवर कर रहा था, लास्ट बॉल फिर उसने लेग स्टंप पे कर दिया। तो कंसिस्टेंट रहे एक जगह पे। जब एक चीज पता है कि यार इतनी अच्छी यॉर्कर्स ऑफ स्टंप से बाहर लग रही हैं, तो एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, सबको पता है आपके पास वैरायटी है, सब कुछ है, लेकिन एक होती हम अपनी गलतियों से ये मैच हारे हैं। थैंक यू सो मच तनवीर भाई, ये कहने के लिए बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं मेरे ख्याल है वापस वही आऊंगा कि हम कंसिस्टेंटली इनकंसिस्टेंट हैं, लेकिन जहां आपने हसन अली के हवाले से बात की, वेरिएशन उनके पास बेशक है, लेकिन वो अपनी लेंथ नहीं हिट कर पाए। जो इन्होंने एक और ही, हम भी ये बात करना चाहते थे तनवीर भाई और मैं, शायद मेरे ख्याल है केमिस्ट्री किसी लेवल पे अलाइन हो चुके हैं, कि सलमान अली आगा के बारे में मैडम सना आपने एक दफा कहा था कि यार बड़ा अच्छा कप्तान है और लोगों को मौका देता है, खुद बॉलिंग नहीं कराने आता। अब आज तो ये कप्तान को रियलाइज करना था यार कि आज मेरी बारी बनती है, मुझे करानी है बॉलिंग। एट टाइम्स ऐसा हो जाता है, आपकी अगर इस तरह की तारीफ चल रही हो ना, तो नहीं, मैं सच में बता रही हूँ कि आप जब यंग कैप्टन हो तो ये चीजें कभी कभी एक चीज होती है कि आप ओवर सेल्फलेस भी नहीं होना चाहिए, हर चीज की एक बैलेंस बहुत जरूरी है। उससे होता क्या है कि आप अपने साथ और टीम के साथ भी ज्यादती कर जाते हैं। यहाँ पर बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, आई थिंक ऑफ एयर भी हम सारी जब डिस्कशंस कर रहे थे यही बात हुई थी, खास तौर पे जब गुदेकेश मोती को उन्होंने प्रमोट किया बैटिंग ऑर्डर में, उसका आपको पता था लेफ्ट हैंडर आया ही मारने, वहां पे मैचअप बनता था, वहां मैचअप बनता था कि एक ऑफ स्पिनर आता, उसको जैसे फखर को बाहर करके उन्होंने आउट किया पहले ही बॉल पे, रोस्टन चेज ने उसको आउट, तो ये बनता था मैचअप कि आप उस वक्त आके 1-2 ओवर निकाल जाते। अगर 1-2 ओवर भी वहां पे सलमान अली आगा आके मिडिल में निकाल देते तो आपके पास नीचे मजीद ऑप्शंस बच जाते कि आपने 18वां 19वां ओवर फहीम अशरफ को वगैरह को भी कैसे कराना। मसला ये होता है कि हम अपना 6th बॉलर यूज ही नहीं करें जब हम खेल रहे 7 बॉलर्स के साथ। क्यों हम सिर्फ अपने 5 बॉलर्स के साथ जब जाते हैं, ठीक है, अगर बहुत आउटस्टैंडिंग कोई बॉलिंग कर रहा है तो मुझे समझ आती है आप अपना छठा ऑप्शन यूज ना करें, पर हसन अली को पहले 2 ओवरों में ही तकरीबन 20 रन आ चुके थे, तब आप सोच सकते थे कि हम एक आध बॉलर और इंट्रोड्यूस कराएं, मे बी लेटर पार्ट ऑफ द इनिंग्स आपको उसकी जरूरत पड़े। तो ये चीजें हैं जो लर्न करने वाली हैं। अब सलमान अली आगा ही इज ए यंग कैप्टन, इसमें कोई शक नहीं है, कुछ चीजें उनकी बहुत अच्छी भी कप्तानी में नजर आई हैं, जो बैटिंग में उन्होंने अपने आप को नीचे जब भेजने की जरूरत आई ऊपर भेजने की, वहां तक मुझे चीज समझ आ रही है, पर बॉलिंग में ही हैज टू बैक हिमसेल्फ मोर, खास तौर पे ऐसी पिच के ऊपर उनको चाहिए था आज आके बॉलिंग कराते, और आगे अगले मैचेस में उनको जरूर इस चीज के ऊपर काम करना चाहिए। उनको बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन इसमें जो मेरा ख्याल है, जस्ट टू रैप दिस पॉइंट अप, वो यही है कि शायद वेस्ट इंडीज बहुत ही अच्छा खेल कर आज का मैच नहीं जीता है, रादर पाकिस्तान जो है बार बार गलतियां करके और बुरा खेल के ये मैच हारे। हम जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं, जब आप वापस आएंगे तो पाकिस्तान की आज टॉप ऑर्डर के हवाले से बात करते हैं। बैटिंग कोलैप्स था ऊपर,
हम वो रन्स नहीं कर पाए जो हमें करने थे, मिडिल ऑर्डर में रन्स हुए, वो थोड़ा ऑब्वियसली हम सबको कलेक्ट करके फिर बात करते हैं इंशाल्लाह। आप हमारे साथ रहिए, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक, कीप ऑन वाचिंग अस ऑन पीटीवी स्पोर्ट्स एंड टैप मैट। वेलकम बैक, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बॉलिंग के हवाले से हमने काफी तफसीली गुफ्तगू की, तनवीर भाई ने भी अपने एनालिसिस दिए, मैडम सना ने भी अपने एनालिसिस दिए। अब जरा बैटिंग की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान टॉप ऑर्डर को भी अगर हम देखते हैं तो वक्तन फवक्तन सना हमें यही लगा कि विकेटें जो है वो हम लूज ही करते रहे। अनफॉर्चुनेटली हम बिल्डअप नहीं कर पाए। 133 की पिच थी या ज्यादा हो सकता था? ओवरऑल अगर देखें तो एनीथिंग अबव 140 अच्छा आप उसमें फाइट कर सकते थे। जितना बॉल स्पिन हो रहा था हम बेहतर अपने बॉलर्स को यूटिलाइज करते तो इवन इसको भी डिफेंड किया जा सकता था। ऐसी बात नहीं है आप नहीं डिफेंड कर सकते थे, बट इस तरह का पिच था कि अगर आपने एक आदत डालनी है एज अ टीम, आप एज अ टीम अगर आप टूर्नामेंट्स जीतना चाहते हैं, आप चैम्पियनशिप्स जीतना चाहते हैं तो आपको अबव पार स्कोर करने की आदत होनी चाहिए। अगर विकेट एक 30 का है तो आपको 150 बनाना आना चाहिए उस विकेट के ऊपर। And what about our poor shot selection? शॉर्ट सिलेक्शन पे मैं आने लगी हूँ, यही कि उसके बाद हम थोड़ा सा फोर्स करने चले जाते हैं चीज़ों को। अगर आप देखें तो हम हर बॉल को, अगर वो बैड नहीं भी है, अगर चौका आया भी हुआ है, हम फिर भी आउट ऑफ शेप है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से यहाँ मारने चले गए। साहबजादा फरहान अगेन कैचिंग आज वेस्ट इंडीज़ की तरफ से बहुत बेहतर थी और ओवर अटैक हम मेजॉरिटी टाइम करते गए। हारिस बहुत दफ़ा इस तरह आउट हो चुके हैं ऑन द लेग साइड बाउंड्री पे ऊंची शॉट खेलते हुए। और फ़खर जमान पहला ही बॉल था रोस्टन चेस का, उसको डाउन द विकेट गए हैं खेलने, रिवर्स वगैरह भी कर सकते थे, ये बहुत ही सॉफ्ट डिसमिसल था। तो शॉट सिलेक्शन ये बहुत ही ख़राब शॉट सिलेक्शन आज सलमान अली आगा की। आपको पता है एक सेट बैटर आउट हुए हैं, अभी थोड़ी सी पार्टनरशिप यहाँ पे बनाने की ज़रूरत थी तो यहाँ पर रिवर्स स्वीप खेलते हुए आउट हो गए। तो ओवरऑल शॉट सिलेक्शन इतनी अच्छी नज़र नहीं आई और वेस्ट इंडीज़ के प्लान्स और एग्जीक्यूशन हमसे आज काफ़ी बेहतर नज़र आए। एग्जैक्टली। और जब हम व्हाइल वी लुकिंग एट इट मैडम सना एंड तनवीर भाई, मैं ज़रा आपसे ये बात करना चाहता हूँ क्योंकि हम ना क्रिकेटिंग में एक टर्म यूज़ होती है परसेंटेज क्रिकेट, उसका हवाला है इस तरह से है कि यार जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो ना वो करना चाहिए। अब अनफॉर्चुनेटली अगर हम अपने प्लेयर्स को देखते हैं, जैसे अब मैडम सना ने भी ये बात यहाँ पे की कि यार इस पिच के ऊपर ये बिग हिटिंग और ओवर अटैक की जो है वो मेरा ख्याल के प्रोबेबिलिटी नहीं थी। सो हाउ डू यू सी दिस? वो जो परसेंटेज क्रिकेट की जो हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं वो शायद वी आर लूजिंग इट। देखिए मसला पता है क्या है? मसला ये है कि हमारे दिमागों में एक चीज डाल दी गई है कि हमने स्ट्राइक रेट तेज करना है, स्ट्राइक रेट तेज करना है। मैं आपको के राहुल की एक बात बताता हूँ, उसकी एक क्लिप मैंने सुना, उसने एक जगह पे ये बोला, स्ट्राइक रेट की बात हुई, उससे ये पूछा गया स्ट्राइक रेट क्या है, मतलब क्या ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। उसने आगे से बोला कि मुझे स्ट्राइक रेट का ना मैं सोचता हूँ ना कुछ, मैं सिचुएशन के हिसाब से खेलता हूँ, जो सिचुएशन डिमांड करती है मैं उस हिसाब से खेलता हूँ। अगर हम ये कहते हैं कि जी 170 के स्ट्राइक रेट से क्रिकेट खेलेंगे तो भाई यही सब कुछ होगा। अच्छा, दूसरी बात ये, क्या हमें बॉलर्स ने आउट किया है? अगर बॉल इतना ब्रेक हो रहा था या मुश्किल, क्या हमें बॉलर्स ने आउट किया? नहीं, हमें बॉलर्स ने आउट नहीं किया। क्या लेग बिफोर हो रहे थे, क्या बोल्ड हो रहे थे, क्या स्लिपें लग रही थी, क्या क्वाड बैंड हो रहे थे? कुछ भी नहीं हो रहे। साहबजादा फरहान ने क्या शॉट मारा है, मोहम्मद हारिस ने क्या शॉट मारा है, ये स्पिनर पे शॉट होने, ये अगर बॉल इतना ब्रेक हो रहा है तो इस तरह थोड़ी कोई आउट होता है। हम अपनी गलती मैं मैडम सना इसी पॉइंट को मैं कंटिन्यू भी करता हूँ जहाँ पे हमने परसेंटेज क्रिकेट की बात की। उन्होंने भी यही कहा कि यार स्लिप पे नहीं लग रही, कॉर्ड बिहाइंड नहीं हो रहा, एलबीडब्ल्यू नहीं हो रहा, आपकी पुअर शॉट सिलेक्शन है, जिसकी वजह से तो हमारे बैटर्स समझ क्यों नहीं पा रहे कि यार ये ओकेजन नहीं डिमांड कर रहा मेरे से जिस किस्म की शॉट्स में खेलने जा रहा हूँ। देखिए, मैं पहले भी इस सीरीज से पहले हम बल्कि बांग्लादेश सीरीज में जब हमारी डिस्कशन चल रही थी तो मैं ये कहती कि जब आपकी सिलेक्शंस ख़राब होती हैं ना, उसका प्रेशर टीम के ऊपर आता है। जब आप बाबर और रिजवान को इकट्ठे टीम से बिठाते, पहले आप उनको अलग कर नहीं रहते कि जी दोनों टॉप ऑर्डर में इकट्ठे ना खेलें, उसके ऊपर एक रिजिडिटी रही, बहुत देर तक वो रिजिडिटी रही जिसकी वजह से टीम का नुकसान हुआ। नहीं आया बीच में एक साथ फ़खर को हम हर वक्त कुर्बानी का बकरा बनाते रहे कि नहीं जी आप नीचे खेलेंगे, वहां से ये चीज़ शुरू हुई। अब एक पॉइंट फिर ऐसा आ गया जब वो चीज़ नहीं हिली कि दोनों को ही साथ आपने बाहर कर दिया। अब वो इस कैलिबर के प्लेयर्स हैं कि अब उनकी बाहर करने को आपने किसी तरीके से प्रूव करना है कि हमने किस वजह से वो किया। तो उस वजह से ये जो स्ट्राइक रेट का अनड्यू प्रेशर टीम के ऊपर आया हुआ है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये सिलेक्शन
की आपकी एक जो आप डट गए हैं कि हाँ हमने ये करना है। बात सारी सिचुएशन की है, मैं भी यही बात कर रही हूँ कि आप ऐसी पिच के ऊपर जहाँ 130 बनाएगी, 10 में से 8 टीमें 130 बनाएंगी, तो वो 2 टीमें जो उस पर 150 बनाने में कामयाब होंगी वो टूर्नामेंट्स और चैंपियनशिप्स के फाइनल सेमीफाइनल में जाने की प्रोबेबिलिटी उनकी बढ़ जाती है। ठीक है। तो हम सिर्फ वो 5% जो इम्प्रूवमेंट है या 7-8% स्ट्राइक रेट की इम्प्रूवमेंट है ऑन गिवन कंडीशन, वो आपसे मांगी है। ये नहीं मांगी कि आप 200 के स्ट्राइक रेट से हर पिच पे जाके खेलेंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जो पिच की डिमांड है आपको उसी के ऊपर खेलना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अब ये जो भी आपने बात की कि पुअर सिलेक्शन का जो है वो प्रेशर जरूर होता है। अब देखें, जहां पे जितनी दफा हमने प्रेसर्स की बात की है, जितनी दफा हमने बात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही है, उसमें जिक्र तो स्ट्राइक रेट का ही है। तनवीर भाई ने भी अपनी बात में यही तस्करा किया कि यार इनके जहनों में किसी ने बस ये डाल दिया कि यार आपने 170 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलना है, जिसमें उन्होंने राहुल की एग्जाम्पल भी दी। अब हाउ डू यू थिंक दैट द प्लेयर्स नीड टू थिंक बाय देमसेल्व्स एज वेल कि यार सिचुएशन ये डिमांड कर रही है, कंडीशंस ये डिमांड कर रही है, हमें अडॉप्ट करने की जरूरत है। जहां एक चौका आ गया या एक बाउंड्री आ गई, उसके बाद हमें 2 सिंगल बनाने की जरूरत है, स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत है। आई थिंक दैट एलिमेंट इज मिसिंग टू। देखिए, इस बात पे फिर नाराज हो जाते हैं लोग मुझसे, कमेंट्री से भी मैं हट गई कि आपको ऐसे प्लेयर चाहिए जो सोच रखते हैं, अपनी इंडिविजुअल सोच रखते हैं, जो अपना माइंड बोल सकते हैं। खाली अगर आप एक तरफा सुन के यस सर कर करके वो चीज़ें अप्लाई करोगे, चाहे वो आप इस साइड पे अप्लाई कर दें या इस साइड पे अप्लाई कर दें, वहाँ पे प्रॉब्लम आता है। आपको थिंकिंग क्रिकेटर्स चाहिए अंदर डिसीजन लेने के लिए कि नहीं बाहर से हम जो मर्जी डिसाइड करके आए, अगर अभी ये पिच 150 का लग रहा है तो हमें अपने प्लान्स चेंज करने पड़ेंगे। और वो फ्रीडम आपने प्लेयर्स को देना है, वो एम्पावरमेंट प्लेयर्स के अंदर होनी चाहिए कि वो अपना डिसीजन खुद ले सके। अब यहाँ पर अगर हम ये सोचेंगे कि ऊपर जाके हमने अगर ये शॉट खेल लिया तो हमें कोई क्या कहेगा या कोई कैसा हमें सिलेक्शन करेगा, उस फियर में आप क्रिकेट नहीं खेल सकते। T20 क्रिकेट है ही फियरलेस अप्रोच, और वहाँ पर वो लोग कामयाब ज़्यादा रहते हैं जो अपने डिसीजन लेके, गलती भी करेंगे नहीं भी करेंगे, अपनी गलतियों से आप सीखते हैं, बट वो फ्रीडम जरूर होना चाहिए। बट यूज योर ब्रेन, यूज योर ब्रेन। सो अगर आप एक ही फॉर्मेट पे, अगेन मैं बात करूं, अगर आप प्रिडिक्टेबल हो गए, आपको पता है अगली टीम को पता है, अब मोहम्मद हारिस की एक प्राइम एग्जांपल है, सबको पता है इन्होंने बाउंड्री के लिए जाना ही जाना है। वो क्या कर देते हैं, सिंपल तरीका, स्पिनर ले आते हैं, पेस ऑफ कर देते हैं, क्योंकि मोहम्मद हारिस को फास्ट बॉलर्स पे लैप स्वीप्स और ये वो शॉट्स उनकी लग के वो बाउंड्रीज ले लेते हैं। सिंपल हल मोहम्मद हारिस का क्या कर दिया जी, स्पिनर ले आओ, पेस ऑफ कर दो। उतनी जान नहीं है कि स्पिनर को आप हर दफा बाउंड्री पार करें, उनकी विकेट आराम से मिल जाती है। प्रिडिक्टेबल ना आप एज अ कैप्टन हो सकते हैं, ना आप एज अ कोच हो सकते हैं, ना आप एज अ प्लेयर हो सकते हैं। आपको वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट कि आप किसी वक्त भी कोई डिफरेंट गियर में क्रिकेट खेल सकते हैं, वो जब तक आप नहीं आएंगे, दैट इज मॉडर्न डे क्रिकेट। एग्जैक्टली। और वहीं पे जहाँ पे आपने बात की कि आप प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं, मेरा ख्याल है एज अ टीम भी जब आपकी अप्रोच भी प्रिडिक्टेबल हो जाती है, सच आर द रिजल्ट्स दैट यू गोइंग टू गार्नर। तनवीर भाई ने हमें वापस ज्वाइन कर लिया। तनवीर भाई वेलकम बैक। और मैं वहीं से बात को कनेक्ट करता हूँ जो मैंने आपसे पूछा कि पिच की कंडीशंस के मुताबिक किसी भी प्लेयर की शॉट सिलेक्शन और खेलना। देखिए, मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं जब से ये बाबर और रिजवान T20 क्रिकेट से बाहर हुए हैं, मैं उनकी जिक्र बार बार इस वजह से करता हूँ क्योंकि जब ये दोनों बैटिंग करते थे, हमारे कुछ एक्स क्रिकेटर्स या कुछ जर्नलिस्ट टीवी पे बैठ के ये कहते थे जी अपने लिए खेलते हैं, ये पूरे 20 ओवर खेल जाते हैं, ये कहते हैं कि जी और किसी को बैटिंग नहीं करने देते। तो भाई उसकी कोई रीजन है, उसकी रीजन थी कि अगर वो ज्यादा बैटिंग करते तो उसकी क्या रीजन होती थी। आप चाहे T20 का फॉर्मेट देख लें या ODI का देख लें, जब ये दोनों रन्स करते थे हमारी टीम बड़ा बड़ा टोटल करती थी। उसकी रीजन सबसे बड़ी ये है क्योंकि उनको सिंगल डबल्स लेने आते थे, उनके पास शॉट्स हैं, ठीक है, वो 170 के स्ट्राइक रेट से भी खेलते थे और 110, 115, 20, 25 के स्ट्राइक रेट से भी वो खेलते थे। अब मैं उस प्लेयर को कभी भी नहीं मानता जिसका स्ट्राइक रेट 170 का है और उसकी एवरेज सिर्फ 15 की है। बाबर आजम के स्ट्राइक रेट 130 का है और उसकी एवरेज 40 की है। रिजवान का तकरीबन 130 या इतना ही उसका भी स्ट्राइक रेट है और उसकी 47 की T20 की एवरेज है। ये ज्यादा डेंजरस प्लेयर होंगे या हम सिर्फ छक्कों के चक्कर में लग जाए जी छक्कों वाला प्लेयर लेके आओ। अब हम डिबेट आज क्या कर रहे हैं यहाँ शो में कि ये जो प्लेयर हैं इनके पास शॉट सिलेक्शन नहीं है, इम्प्रोवाइजेशन नहीं कर सकते। तो क्या बाबर आजम सही था, गलत था, या ये सही है या गलत है? क्या उस टाइम सिलेक्शन कमेटी ठीक थी या उस टाइम के कोचेस ठीक थे या ये ठीक है? देखें, हमारा मसला पता क्या है, हम ट्रक की बत्ती की तरफ लग जाते हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ छोटा सा। मैं 2010 में जब पाकिस्तान टीम के साथ था अबू धाबी के टूर पे, वहां पे हमारे जो कोचेस थे उन्होंने कई
ये साउथ अफ्रीका के टीम के जो कोचेस थे, हेड कोच, उसको रनिंग करते हुए देख लिया इन्होंने। बाद में ये पता चला जी, ओए उसने तो 8 या 10 चक्कर लगा दिए। सारे पता क्या बोलने लगे थे, दौड़ाओ जी इन्होंने, दौड़ाओ, उन्होंने कोचेस दौड़े ने, इन्होंने भी दौड़ाओ सारे इन्हों, ठीक है। तो ये उनको देख के हमें भी भगाने लगे सब। यानी कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत है। और तनवीर भाई वो क्या, सुन तो ले सर, सुन तो ले। जी जी जी। उसके बाद हम बेसबॉल के चक्कर में लग गए, ओहो हो जी बेसबॉल आ गई है जी, ये खेलो। अच्छा, फिर उसके बाद हमने सूर्या कुमार यादव को देखा, 360 पूरे पाकिस्तान को 360 पे लगा दिया, चलो जी 360 क्रिकेट शुरू कर दो। ओ भाई मेरे, हर प्लेयर डिफरेंट होता है, हर प्लेयर पावर हिटर नहीं बन सकता, और ये नेचुरल होता है, नेचुरल। ये अभी ये वेस्ट इंडीज की टीम में ये 18 साल का जो ओपनर है बच्चा, ये इसमें कितनी जान है, छक्के मार रहा है ना वो, उसको पावर हिटिंग कराने की जरूरत है, वो कितनी सी जान है, बिल्कुल पतला सा है और छक्के मार रहा है वो। बिल्कुल हम गलत तरफ ले चलते हैं अपनी क्रिकेट को। भाई आपको मिडिल ऑर्डर में ऐसे प्लेयर चाहिए। मैं सिर्फ ये बोलता हूं कि यार बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म हुआ, आपने जो लोग उसके पीछे लगे हुए थे उन्होंने बोला चले जी अच्छा हो गया आउट ऑफ फॉर्म, इसको तो निकालो ना, फारिग करो किसी तरीके से, क्योंकि इसने 4 साल में इसने पाकिस्तान को खराब कर दिया। भाई सिर्फ बाबर के पीछे पड़े, और बहुत सी चीजें हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट खराब हुई है। तो भाई उसको और रिजवान को वापस लाओ, जहां पे बॉल स्पिन होता है, मुश्किल होती है, वहां पे इन 2 प्लेयर्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके पास इस वक्त पाकिस्तान टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो मैच को लेके चले, जो 7-8 रन की एवरेज देखे। अगर मिसाल के तौर पर आपको 10 या 12 रन की एवरेज करनी है, ठीक है, और आपके पास एक साइड पे ऐसा प्लेयर खड़ा हुआ है बाबर आजम या रिजवान जैसा, जो सिंगल डबल भी ले सकता है, और दूसरी तरफ ऐसा प्लेयर खड़ा हुआ है जो छक्के भी मार सकता है, इन दोनों से मिलके आप ये 10-12 रन की एवरेज कर सकते हैं। वो कभी कभार होता है कि 10-12 की एवरेज और दोनों तरफ से पावर हिटर लगे हुए, तो आपने कर लिए तो कर लिए, लेकिन जब बॉल ब्रेक हो रहा होता है तो इस किस्म के 2 प्लेयर, डिफरेंट प्लेयर आपको क्रीज पे चाहिए। ये इनको समझ नहीं आती, पता नहीं कहाँ पे कोचिंग की है, कहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस हासिल किया है, मुझे नहीं समझ आती कि ये किस तरफ जाना चाह रहे हैं। फिलहाल जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अभी भी बोल चुका हूँ, एक्सपेरिमेंट कर लो जितने भी करने हैं, ठीक है। आपने आना वापस उसी तरफ ही है, इंग्लैंड उसी तरफ ही वापस आया है। कहाँ गई वो बेसबॉल क्रिकेट, ठीक हो गया, 400 रन 450 रन दिन में जो करने की कोशिश कर रहे थे, खत्म हो गई। वनडे क्रिकेट कहाँ चलेगी उनकी, बिल्कुल टीम नीचे चली गई। तो भाई क्रिकेट कोई मजाक थोड़ी है यार, तरीके से आप खेलोगे खुद ही, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पिच खुद ही बोलेगी मारो मुझे, आज मारो मुझे, पिच खुद ही आपको बोलेगी मारो। ठीक हो गया तनवीर भाई, पॉइंट वेल टेकन। आपने जो आपका ओपिनियन है हम उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, एंड द पॉइंट इज वैलिड टू। और जितने भी हमारे देखने वाले उसमें बाबर या रिजवान के एज प्लेयर्स जिस तरह से वो खेलते थे उसमें किसी भी किस्म का कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, बट जब वो इकट्ठे खेलते थे शायद उस तरह के रिजल्ट्स नहीं गार्नर कर पाते थे जो पाकिस्तान को रिक्वायर्ड होते थे। अब इन एडिशन टू दिस, जहाँ पे सना तनवीर भाई ने कहा कि यार शायद हमारे पास ऐसा कोई बैटर ही नहीं है, जो एक ब्राइट स्पॉट मुझे नजर आता है मिडिल ऑर्डर में वो हसन नवाज जरूर नजर आता है, और जो पार्टनरशिप उनकी आज सलमान अली आगा के साथ थी, आई थिंक दैट वाज इंस्ट्रूमेंटल, क्योंकि उसी वजह से जब ऊपर के टॉप ऑर्डर गिरा तो आप एबटाबाद से निकले, मैं मरी से निकला तो ये तो हसन नवाज सलमान अली आगा ने हमें थोड़ा कुशन दिया आज। देखिए वही बात है कि हम इमोशनल कॉम है, हम एक मैच की बेसिस पे जो पिछला सारा होता है हम कहते हैं नहीं जी अब फिर बदल दो। आई थिंक इस तरह नहीं सोचना चाहिए। बहुत अच्छी पार्टनरशिप आज इन दोनों की हुई, सलमान अली आगा और हसन नवाज की। उस वक्त बहुत ट्रबल में थी टीम जिस वक्त आप 53 for 4 हो चुके थे, फ़खर जमान जब आउट हुए और हसन नवाज अंदर आए तो बहुत ही उम्दा इनिंग्स हसन नवाज की। ठीक है उनके एरियाज़ में भी बॉलर्स ने बॉलिंग कराई, पर उसकी एग्जीक्यूशन के लिए भी आपको एक टैलेंट, एक स्किल और एक प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है जो कि उन्होंने दिखाई है। अनफॉर्चुनेट कि वो एक सॉफ्ट डिसमिसल पे आउट हो गए, बट जब तक वो वहाँ खड़े रहे ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान आराम से 150 तक 160 तक भी टच कर सकता है, और ये आपको ज़रूरी है मिडिल ओवर्स में इस तरह के प्लेयर का आना। अब जहाँ तक बात है रिजवान और बाबर की, मैं फिर भी समझती हूँ अब जो टीम की फॉर्मेशन है इसमें एक ही की जगह बन सकेगी। अगर हम फिर वापस जाएंगे दोनों को इस टीम में लाने के लिए तो हम वर्ल्ड कप तक ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इस टीम में एक ही की जगह बन सकती है विद टैलेंट जो आपके पास ऑन शो है, और ये ठीक ओवरऑल ये इतनी ऐसी टीम नहीं है कि ये ख़राब टीम है। थोड़ी सी एक
वाइज होने की ज़रूरत है कि जहाँ पर पिच डिफ़िकल्ट होगा अपने आप को एडजस्ट करना है। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी मैं मानती हूँ कि लिमिटेशन है, वो सिंगल डबल सॉफ्ट हैंड से नहीं ले सकते, पर जैसे सलमान अली आगा खुद हैं, साहबजादा आज जल्दी आउट हो गए। साहबजादा एक ऐसे प्लेयर हैं, दोनों सलमान अली आगा और साहबजादा, जो दोनों तरह की क्रिकेट खेल सकते हैं। तो आई थिंक हमें थोड़ा सा लेस इमोशनल होके देखना पड़ेगा, क्योंकि अब वर्ल्ड कप में इतना कम टाइम है कि फिर खिचड़ी बन जाएगी कि कभी ऐसे फिर वापस ले आओ सबको। Exactly. So we can't be really confused over our selection processes, and I think that we need to follow one direction. मेरा ख्याल है ये मैडम सना ने बहुत ही वाइज बात की। हम जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहते हैं। जब आप वापस आएंगे, so let's see what Pakistan can do better from here onwards. We still have one more T20 international to be played against West Indies. Don't go anywhere. We'll be right back. Keep on watching PTV Sports and TapMat. एक हल्की सी नजर उस अक्स पर जो कि शायद पाकिस्तानियों के लिए आज देखने में बहुत अच्छा नहीं है। लुकिंग एट मैच समरी, इट वाज हसन नवाज एंड सलमान अली आगा विद अ क्रूशियल पार्टनरशिप टुगेदर. It was Holder with some impressive all-round performances, 4 wickets, and then the match-winning shot. Moti with 28, Hope, Holder, and Chase all contributing to their win. It was Mohammad Nawaz and Saim Ayub, जिन्होंने मेरे ख्याल है गेंदबाजी करके पाकिस्तान को उम्मीद दिलाई कि पाकिस्तान शायद गेम में वापस आ सकता है। और आखिर में वेस्ट इंडीज विनिंग बाय 2 विकेट्स। Very quickly, Madam Sana, speaking about what Pakistan can do better from here onwards, एक और T20 इंटरनेशनल अभी हमारा बाकी, कल इंशाल्लाह। आई थिंक वही बात है, एक तो अपने रिसोर्सेज को बेहतर इस्तेमाल करने की बात है, और दोनों बैटिंग और बॉलिंग दोनों में आपको एप्लीकेशन बेहतर करनी है। आपके फास्ट बॉलर्स की जो डेथ बॉलिंग है उसमें बहुत सी गलतियां आ रही हैं। 2 मैच लगातार हो चुके हैं इस यूनिट के साथ, क्योंकि अब इतनी रोटेशन हो रही है बॉलर्स की कि आप एक ओवरऑल बात नहीं कर सकते। बट जब आप इस सीरीज़ के हवाले से बात करते हैं तो दोनों मैचेस के डेथ ओवर्स में वो बॉलिंग नज़र नहीं आई जो आप चाहेंगे कि पाकिस्तान इस लेवल पर करके दिखाए। और इसी तरह बैटिंग की अगर हम बात करें, आज अगर आप हसन नवाज की इनिंग्स निकाल दें तो बाकी बैटिंग परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा कोई प्लेजेंट नज़र नहीं आती। आपको देखना पड़ेगा कि और भी तगड़ी टीम्स आएंगी तो आप क्या करेंगे। आज बॉलिंग प्लान्स बहुत बेहतर थे वेस्ट इंडीज़ के। आप अकील हुसैन की बात करें, आप शमार जोसेफ की बात करें, जेसन होल्डर की बात करें, तो उनकी जो बॉलिंग प्लान्स थे, एग्जीक्यूशंस थी, वो पिछले मैच की निस्बतन बहुत बेहतर थी। तो उसका काउंटर आपके पास सेकंड प्लान क्या है कि अगर कोई अच्छी बॉलिंग कर रहा है तो हमने स्ट्राइक रोटेशन पे कैसे जाना है, इस पिच के अंदर हमारी रिलीज शॉट्स कौन सी होनी चाहिए, कितना एरियल हमने खेलना है और कब खेलना है, किस बॉलर के ऊपर खेलना है, ये सब चीज़ें थोड़ी सी इनको मजीद और प्लान करनी पड़ेंगी। एग्जैक्टली। तनवीर भाई, अगर हम प्लेइंग 11 के हवाले से बात करते हैं, ऑब्वियसली हमें नहीं लगता कि शायद बैटिंग में कोई तब्दीली होगी, लेकिन आप देखते हैं कि शायद हारिस नीड्स टू कम बैक एंड हसन नीड्स टू बी रेस्टेड। यार कोई पता नहीं, हारिस दोबारा आ जाए फिर वैसी बॉलिंग कर जो पहले मैच में की है, कोई पता नहीं है। लेकिन बात ये है कि अगर बॉल बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है, कुछ पता नहीं है जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं हमारी बॉलिंग में या बैटिंग में, क्या पता वो 2 फास्ट बॉलर के साथ चला जाए, बाकी एक और स्पिनर डाल दे, इनकी प्लानिंग हो सकता है बदल जाए। लेकिन बात ये है कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे टॉप के फास्ट बॉलर्स हैं और जो बैटिंग लाइनअप वेस्ट इंडीज की थी उसके आगे हमारी बॉलिंग इतनी बुरी परफॉर्म नहीं करनी चाहिए थी। तो आप रिकमेंड क्या करेंगे? वो तो चले जो तब्दीली करेंगे, आपकी ओपिनियन क्या है? देखिए मैं तो ये समझता हूँ इब्रार को भी लाए ना वापस, क्यों ना लाए आप इब्रार को लाए, आप इसको हसन अली को रेस्ट करवा दें, आप फ़हीम अशरफ से गेंद करवाएं और शाहीन अफरीदी से करवाएं, 2 फास्ट बॉलर होंगे, उसके बाद आप स्पिन पे जाएं। क्योंकि यहाँ तो पहले मैच में भी देखा और आज के मैच में भी देखा, बॉल यहाँ स्पिनर्स पे इतनी ज्यादा आसानी से खेला नहीं जा रहा, हिट्स भी इतनी आसानी से नहीं लग रही। तो इब्रार एक वन बॉलर है, मैंने इसीलिए तो आपको बोला है कि हम एक्सपेरिमेंट के चक्कर में, पार्ट टाइमर्स के चक्कर में हम ये ना हो कि हम अपने जेन्युइन बॉलर्स को भी सही तरीके से यूटिलाइज ना कर सके। तो अब एक तो बराबर हो गया है, मुझे अभी भी उम्मीद ये सीरीज जीतेंगे, लेकिन अगर स्पिनर्स हो परफॉर्म करे तो जाए स्पिनर्स पे। और जो शॉर्ट सिलेक्शन हमारे बैट्समैनों ने खेली है ये इससे बेहतर प्लेयर है। लेकिन बात ये हम जज्बात में आ जाते हैं, जज्बात में आके बस एक ही साइड पे खेलते हैं और छक्के मारने की कोशिश करते हैं। नया बॉल है, यूटिलाइज करें, सर्किल को चारों तरफ खेलने की कोशिश करें। आप देखना कि हमारी जो इम्प्रूवमेंट है वो नेक्स्ट मैच में नजर आएगी और कंसिस्टेंट बेसिस पे नजर आएगी अगर आप ये इस तरह खेलने की कोशिश करें। ठीक हो गया तनवीर भाई, लेकिन मुझे सिर्फ एक जो खदशा है और जो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे वो ये कि ये हमारी एक्सपेरिमेंटेशन कब तक मुकम्मल हो जानी चाहिए, क्योंकि एशिया कप इज नाउ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। जब तक माइक एहसन है ठीक है। क्योंकि माइक एहसन के जो
एक्सपेरिमेंट के जो तरीकेकार है ना, वो मेरी समझ से बाहर है कि सारे ऑलराउंडर्स बनाने की कोशिश हो रही है। तो इस तरह तो भाई टीम नहीं होती है। 2-3 ऑलराउंडर्स होते हैं, या तो बहुत तगड़े किस्म के जेन्युइन ऑलराउंडर्स हैं तो आप उनको लेके चलें, वरना ज्यादा से ज्यादा 2 ऑलराउंडर्स होते हैं, एक आध फास्ट बॉलर में होता है, एक आध स्पिन में होता है, बाकी आपके जेन्युइन होते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट कब तक चलेगा? आपका एशिया कप भी नजदीक आने वाला है, उसके बाद मतलब ये क्या होगा, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। एग्जैक्टली, बट थैंक यू सो मच तनवीर भाई, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, शिरकत करने का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ गेम ऑन है, बहुत मजा आया आपसे गप लगाकर। And on the other hand, over here in the PTV Sports Islamabad studios, while I'm still in conversation with Madam Sana, so Madam Sana, माइक हैसन के हवाले से अब बात हुई है, तनवीर भाई ने खुद बात की है, फ्रेंचाइज क्रिकेट में बहुत ज़्यादा उनकी शमूलियत रही है, और फिर नेशनल साइड इज़ ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम फ्रेंचाइज क्रिकेट। तो ये एक्सपेरिमेंटेशन हम कब तक चलाएंगे? देखिए, इसमें खाली माइक हैसन ही जिम्मेदार नहीं है। एक्सपेरिमेंटेशन उनके आने से पहले भी होती रही है और आगे भी होती रहेगी। ये हम लोगों की सिलेक्शन कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन माइक हैसन को भी टाइम देना चाहिए। मैं हमेशा ये बात करती हूँ, चाहे कप्तान हो, कोच हो, आप उसको थोड़ा सा टाइम दें। ठीक है, उनके तरीक़ेकार हमसे मुख्तलिफ ज़रूर है, हमारी सोच कुछ और कहती है, उनकी सोच कुछ और कहती है, पर उनकी सोच को पूरा होने का मौका तो दें। देखें तो सही कि वो अगले 2-4 महीने, 6 महीने करते क्या है इस टीम के साथ। वर्ल्ड कप से पहले तो अब नहीं बदलना चाहिए, खुदारा कोच नहीं बदलना चाहिए। आप उनसे बात करके उनकी स्ट्रैटेजीज को फाइन ट्यून ज़रूर कर सकते हैं। अच्छी चीज़ें नज़र आई कि रिजिडिटी नहीं नज़र आई। अगर उन्होंने शुरू में फ़खर और साइम को ओपन पे कर दिया था कि यही करेंगे, तो जब साहबजादा ने ऐसी परफॉर्मेंसेस दी कि उनको नज़र आया कि इनको खिलाना लाजमी है, तो उसको भी चेंज किया गया। तो ऐसा नहीं है कि कोई वो रिजिड है, और अगर अनलेस ही इज़ रिजिड, तब तक आई थिंक हमें पैनिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर देखना चाहिए कि क्या हम अपनी गलतियों से सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे। सो एज लॉन्ग एज अगर हम अपनी गलतियों, इट्स अ न्यू टीम स्टिल, हम अपनी गलतियों से सीखेंगे तो आई थिंक इट शुड बी फाइन। बिल्कुल ऐसे ही। और एज अ होस्ट या एज अ मेजबान मैं चाहता हूँ कि हमारे जितने भी जो स्पीकर्स हैं उनको पूरा मौका जरूर मिले। तो तनवीर भाई को मैंने इसे जाने दिया, मुझे लगा कि वो कुछ कहना चाहते हैं। तनवीर भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? मैं आखिरी मैं एक सवाल है, मैं एक सवाल सना से मैं एक सवाल करना चाह रहा हूँ। देखिए, तो बात बोली है ना कि हेड कोच के बारे में, कि सिर्फ हेड कोच को आप कुछ ना बोले और लोग भी इसके साथ होते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान टीम जो सिर्फ बाबर आजम एज अ कैप्टन खराब की है, तो आप इसमें क्या कहती है? सिर्फ बाबर ने एज अ कैप्टन खराब की, इसमें और लोग भी थे? जी नहीं, मेरे ख्याल से आप अगर पुराने सारे इंटरव्यूज देखें तो बहुत डिटेल में बाबर के ऊपर डिस्कशन हुई है। आई थिंक वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, इतने बड़े प्लेयर हैं कि हम में से मेजॉरिटी लोग जब उनकी बैटिंग के ऊपर बात करते हैं बहुत सोच समझ के। हाँ, टेक्निकली मैं अभी भी समझती हूँ कि ही वॉज नॉट द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट एज ए कैप्टन, बट एज ए प्लेयर, एज ए बैटर उनकी बहुत ज़्यादा स्किल है। गलती सिर्फ वहाँ पर आई जहाँ प्रोलॉन्ग किया रिजवान और बाबर का ओपनिंग स्लॉट के ऊपर बहुत देर कंटिन्यू करना। वो एक टीम में भी खेल सकते थे 11 में, अगर 7-1-2 बीच में फ्लोटर बैटर्स, क्योंकि उनकी बैटिंग के वक्त इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी कि अगर जैसे इस बैटिंग लाइनअप पे फ्लेक्सिबिलिटी है कि हारिस कभी 4 आ रहा है, कभी 6 आ रहा है, आप रिजवान के साथ या बाबर के साथ ऐसे नहीं कर सकते थे। उनको आपको कॉन्स्टेंट नंबर्स देने थे। तो जब वो नंबर्स ओपनर्स के साथ इवन 1 डाउन तक भी नहीं गया, वहाँ पे इशू आना शुरू हुआ कि फिर जब आप 12-12, 13, 14-14 ओवर खेल जाते थे तो आपका मिडिल ऑर्डर बिल्कुल डेवलप नहीं हुआ। सो इट हैज टू बी अ वेरी बिग इंपॉर्टेंट बैलेंस कि आपकी टीम, इट नीड्स टू बी अ टीम गेम। एग्जैक्टली, बट थैंक यू सो मच तनवीर भाई, आपके सवाल का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैडम सना, आपके जवाब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड फॉर एवरीबडी who's out there, ladies and gentlemen, let's take a good look at one last time, you know, where the next game is going to be, ladies and gentlemen. It's going to be tomorrow morning, inshallah, पाकिस्तान के सुबह के 5 बजे on the 4th of August 2025, live from Lauderhill. It's going to be a decider. We hope Pakistan is going to emerge victorious from here onwards. I mean, optimism is something that we, alhamdulillah, are born naturally. हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अच्छा ही करे. But in addition to this, I think towards the end, जो एक और बड़ी खुशी की खबर आई, I think it's everybody's buzzing on this news, and that is that जो हमारे ACC यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरपर्सन है, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत ट्वीट की है, और उस ट्वीट में उन्होंने बताया कि जी एशिया कप के वेन्यूज क्या हैं और टाइमिंग क्या है. आई थिंक दैट्स ग्रेट टू सी. You know, finally we are streaming in, you know, everybody's buzzing about it. You know, it's going to be Asia Cup in no time. So I think everybody's excited. Please make sure that you join us tomorrow. For everybody who's out there, look after yourselves. Have a great Sunday. Game on it.